Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, आपका नीट 2020 का एग्जाम 13 सितंबर को हुआ और पेपर आपने बहुत ही अच्छा किया हुआ है। जिस प्रकार से मैसेज या बच्चों के कॉल आ रहे हैं उनसे ये बात पता चल रही है। पेपर बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी से आया, कुछ लोग बोल रहे हैं एनसीईआरटी से नहीं आया है। इस प्रकार की चीजें मार्केट में और आपको भी सुनाई दे रही हैं। बहुत सारे उनमें से बच्चे हैं जो कह रहे नहीं एनसीईआरटी में कहाँ है वो लाइन, और इस प्रकार की काफी सारी चीजें हैं। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, जितने भी आपके नीट 2020 में क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन और उसके ऑप्शन अगर वो एनसीईआरटी से हैं तो कहाँ है एनसीईआरटी से, और क्या डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ लेने से क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर हमें एनसीईआरटी के अलावा और भी बातों को पढ़ना है, या एनसीईआरटी कहां से पढ़ना है, या उसमें कौन से पॉइंट से पढ़ना है। इन सब का जो आपके दिमाग में डाउट चल रहा है या कंफ्यूजन है, उन्हीं सब चीजों को यहां पर हम दूर करेंगे और आपको ये बात बताएंगे कि इसके पीछे की रियलिटी क्या है, कि अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी से है तो कैसे है, और एनसीईआरटी से नहीं है तो कैसे है, और एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो वो सब बातें समझते हैं। या एनसीईआरटी के क्या बाहर जाना है हमको, या जब भी क्लास में क्वेश्चंस कराए जाते हैं, आप जो क्वेश्चंस करते हैं तो बताया जाता है कि भाई ये एग्जांपल के आप सॉल्व कर लीजिए, फिर आप ही सी क्वेरी आती है आपके थ्रू कि सर हम ये मान लीजिए ये नहीं आया, इसका कोई क्वेश्चन आया, तो फिर टीचर किस प्रकार से उन प्रॉब्लम को हैंडल्स करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लेकर यहां पर आए हैं। नीट 2020 का एग्जाम जो 13 सितंबर को हुआ, बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ का थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा अच्छा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, उनकी क्या कमियां थी, इसको आप पूरा देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि अगर आपका पेपर अच्छा किसी भी रीजन से नहीं हुआ, या जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं, जो कट ऑफ है उससे आपका नीचे पेपर हुआ, तो इस प्रकार इस ईयर यानी आने वाले 2021 में नीट में क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, या जो इस साल बच्चे 2021 के लिए नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना है, ये सब का सोल्यूशन इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम आपके थ्रू देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। 136 क्वेश्चन पूछा है, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2+ आयन इज। क्रोमियम आयन का हमें क्या निकालना है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कहां से आया, एनसीईआरटी में कहां है। तो देखो ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, और डी ब्लॉक का ये क्वेश्चन नंबर इंटेक्स का 8.8 है। जरा मैच करिएगा, क्या है क्वेश्चन कि कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M के ऊपर 2+ एक्वस आयन, और यहां पर M के ऊपर 2+ ना लिख करके क्रोमियम आयन लिख दिया। मींस क्या है यहाँ पर कि क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बट जहां पर कैलकुलेशन आ रही है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये नीट ने क्वेश्चन पूछा है तो वहां पर वैल्यू चेंज करिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पैटर्न एनसीईआरटी का ही अप्लाई करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना है कि एकदम जस्ट रट के नहीं चलेगा। आप समझ में आए, आप देख लीजिए सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर M के ऊपर 2+ एक्वस आयन है और ये क्रोमियम आयन पूछ लिया। ये क्या है, 12th क्लास, आपको पता है 12th क्लास एनसीईआरटी पार्ट 1, एनसीईआरटी पार्ट 1, और चैप्टर कौन सा हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक, यानी चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा। समझ में आ गया, वहां का ये क्वेश्चन है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या यूज है वो तो पता, वो भी एनसीईआरटी में दिया। ये देखिए उसी डी ब्लॉक की लाइन दी हुई है, और यहाँ पे बोल रखा है कि यूजिंग द स्पिन ओनली फार्मूला म्यू इज इक्वल टू √NN+2। आपको आता है ये, बट मैं यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर नीट 2020 में क्वेश्चन एनसीईआरटी से लोग जो बोल रहे हैं आए हैं, कहां से आए वो अब आपके सामने, यानी इसको समझने के बाद कोई इफ बट नहीं रह जाता है। समझ में आ गया, ये फार्मूला आप लगा लेंगे। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आप सबको पता है 24 होता है, और यहां पर अगर हम क्रोमियम आयन का कॉन्फ़िगरेशन करें तो 4s0 3d4। अब 3d4 है तो d ऑर्बिटल आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, 1 2
3 and 4। और n क्या यहाँ पे देखिए लिखा है, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड म्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंट इन इट्स यूनिट इन यूनिट्स बोर मैग्नेटॉन बीएम। तो देख लीजिए सबकी यूनिट बोर मैग्नेटॉन क्वेश्चन में आपको दी जा रही है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 4, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। बाकी आप इसमें वैल्यू डाल करके सॉल्व कर लीजिए, 4 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा, 6 इंटू 4 √24। तो √24 BM आ गया, और √24 का अगर आप निकालेंगे वैल्यू तो 4.9 BM यानी बोर मैग्नेटॉन, जो कि आंसर आपको पता है। यहाँ आंसर का हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब ये स्टार्ट किया हमने तो बहुत सारे आपके पास आंसर, बहुत सारे पास वीडियो सोल्यूशन आप तक पहुंच चुके हैं। बट आप जरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो हम समझाना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी से कहां से है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन समझने के बाद आपको समझ में आया कि इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करना है, इनटेक्स्ट क्वेश्चन। और जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी गई हैं उसमें डाटा वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर कैलकुलेशन पार्ट आ रहा है वहां पर डाटा चेंज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 137, जरा देखिएगा समझिएगा। यहां पे 4 ऑप्शन है, बोलता है कि मैच द फॉलोइंग द आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ABCD एंड 1 2 3 4। ठीक है, और यहां पर उसने पूछा कि करेक्ट कौन मैच कर रहा है। मैं 1 बाय 1 आपको यहां पे एनसीईआरटी में दिखाता हूं। पहला क्या है, CO+H2। तो देखिए ये कहां पे CO+H2 आपको कहां पे देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन चैप्टर में। हाइड्रोजन चैप्टर में दिया, तो ये हाइड्रोजन चैप्टर है। मैं फिर बता रहा हूं, ये मैं दिखा रहा हूं, ये एनसीईआरटी का पेज है। ये एनसीईआरटी का पेज कौन सा, भी मैं बता रहा हूं 2018 एंड 2019 की जो एनसीईआरटी है, जो गूगल पे पड़ी हुई है, यानी कि इसको हमने ऑनलाइन जाके डाउनलोड किया है, वहां का पेज है, आप उठा के देखिए। क्योंकि एनसीईआरटी बहुत डिफरेंट है, और पेज नंबर इसलिए नहीं बता सकते कि सबके पेज नंबर भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग पब्लिशर अलग अलग एनसीईआरटी आपको मिलती, कोई ओल्ड है, कोई नई है, कोई कलर्ड है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट है, तो सब अपनी मर्जी से चल रहा है। लेकिन कंटेंट उसका एकदम सेम है, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं कि कौन सी एनसीईआरटी ली जाए, कंटेंट सबका सेम है। अब देखिए यहां पे क्या बोलता है, CO+H2। CO+H2 एनसीईआरटी की लाइन है, कहां का मैं फिर बता रहा हूं, क्लास 11th एनसीईआरटी पार्ट 2 हाइड्रोजन चैप्टर। ठीक, तो यहां पर लिखा है द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज कॉल्ड वाटर गैस। नंबर 1 पॉइंट कि CO और H2 को वाटर गैस कहते हैं, एनसीईआरटी में है। एंड दिस मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मीथेनॉल एंड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस गैस और सिन गैस। ये चीज दिया हुआ है कि जो CO+H2 है इसको सिंथेसिस गैस कहा जा रहा है। ये देखिए, यानी कि A का क्या हो जाएगा, 3rd, समझ में आया। और ये पूरा एनसीईआरटी की ही लाइन वहां पे उन्होंने दे दी। एनसीईआरटी की लाइन का मतलब एक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का दिया हुआ है। दूसरा देखिए, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये भी आपको पता है कि हाइड्रोजन चैप्टर में H2O भी पढ़ना, हमको H2O2 भी पढ़ना, और H2O के अंदर हार्डनेस ऑफ वाटर भी पढ़नी है। परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्परेरी हार्डनेस दोनों की बात करी गई है। तो यहां पर देखिए टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर की बात कर रहा है। तो ये देखिए एनसीईआरटी में टेम्परेरी हार्डनेस दी हुई है। उसी हाइड्रोजन चैप्टर में आप देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 2 में क्या दिया है, टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण टेम्परेरी हार्डनेस होती है। तो आंसर मिल गया इसका, टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब यानी बी का हो जाएगा 1। देख रहे हैं आप, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से आपसे पूछा गया है। यानी एनसीईआरटी के अलावा और कुछ आपको ज्यादा सोचना नहीं है, कंटेंट एनसीईआरटी का उठाना है। बट 11th और 12th वाले बच्चों को कहेंगे कि वो एनसीईआरटी का मतलब एक बॉर्डर लाइन समझ में आ जाए, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो करें। बट जो 12 पास कर चुके हैं, जो जिनका नीट में कुछ मार्क्स से रुक गया है, वो लोग केवल और केवल एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे। इवन आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं दिखाऊंगा कि एग्जाम्पल जो इस्तेमाल लीजिए, कोई क्वेश्चन कराया, कोई भी कॉन्सेप्ट बताया गया और उसमें एग्जाम्पल देते हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देने लगते हैं। इतने की जरूरत नहीं है, केवल एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल आपको करने हैं। एनसीईआरटी के बाहर का उसने कुछ नहीं पूछा आपसे, यानी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए उन्हीं को ही आप हैंडल कर लेंगे तो बहुत आपके लिए क्या हो जाएगा, टाइम भी बचेगा और कंटेंट भी आपका तैयार हो जाएगा। उस पर बार बार रिवाइज करिए, इसके बाहर ना सर। लेकिन जो 11th वाले बच्चे हैं, 12th वाले बच्चे हैं,
वो थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो तो अभी पहली बार पढ़ रहे हैं ना। बट जो 12th पास आउट हो चुके हैं, टारगेट के बच्चे हैं, अचीवर के बच्चे हैं, अचीवर प्लस के बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशली बता रहे हैं कि उन्हें इतनी जरूरत नहीं है, केवल एनसीईआरटी ही आप उठा के लाइन बाय लाइन पढ़े, लेकिन डीपली स्टडी करना है। सुपरफिशियल स्टडी में आप फंस जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप जिनके 2-4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से रुक गया है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ा नहीं, बट वो थोड़े अदर पॉइंट पे भी फोकस रह लो, ये भी पढ़ लें, एनसीईआरटी के बाहर का भी एग्जाम्पल कर लें। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो ये 4 ऑप्शन भी ये दे रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसका एक ऑप्शन एनसीईआरटी से मिल रहा है, बाकी 3 ऑप्शन आप लोग पूछते हैं क्लास में कि सर बाकी के 3 ऑप्शन अदर देन एनसीईआरटी है, तो वही मैं दिखा रहा हूं कि चारों के चारों ऑप्शन एनसीईआरटी से ही है, यानी हमें एनसीईआरटी के बाहर का कुछ नहीं सोचना। समझ में आ गया? तो टेम्परेरी हार्डनेस वाला हो गया। अब आइए, फिर मैं यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। ये डाइबोरेन है, B2S6 डाइबोरेन। यहां पे क्या कंडीशन है डाइबोरेन में, तो आपको पता है कि ये जो डाइबोरेन यहां पर आ रहा है, डाइबोरेन की जो प्रॉब्लम हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे, तो ये जो B2S6 है, क्या है B2S6, तो डाइबोरेन में जो स्ट्रक्चर बना उसके नीचे जो लिखा होता है अक्सर आप लोग छोड़ देते हैं। ये देखिए, ये जैसे ये स्ट्रक्चर बना है और इसके नीचे जो चीज लिखी है वो छोड़ देते हैं। क्वेश्चन यहां से उठ के आ रहा है। इवन जो समरी होती है ना एनसीईआरटी की समरी, उससे भी क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा अभी, समरी से भी क्वेश्चन बना है। तो क्या पढ़ना आप समझ रहे हैं आप, यानी ये लाइन आप छोड़ दे। जैसे देखिए डाइबोरेन, यहां पे क्या लिखा, पूरा पढ़ लेंगे आप। यहां पे लिखा है टर्म, ये देखिए, ईच बोरॉन एटम यूजेस sp3 hybrids, ये सब समझ में आ रहा है, फॉर बॉन्डिंग आउट ऑफ द 4 sp3 hybrid on each boron atom. One is without an electron shown in broken lines. यहां पे जो स्ट्रक्चर देखो, जो ये ब्रोकन लाइन से दिखा रहा है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में नहीं है, और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। कहीं डाइबोरेन में एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एनसीईआरटी में, ऐसे एनसीईआरटी की बाहर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, बट एनसीईआरटी में ये कहीं नहीं लिखा हुआ। देखो यहां ये लिखा हुआ है, जो ये स्ट्रक्चर बना उसके नीचे क्या लिखा हुआ है कि वन ईच बोरॉन एटम, वन इज विदाउट एन इलेक्ट्रॉन शोन इन ब्रोकन लाइन। तो इस बोरॉन का ये जो लाइन ब्रोकन दिखा रहा है स्ट्रक्चर में एनसीईआरटी के, इसमें बता रहा है इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो यहां पर भी आपको ब्रोकन लाइन दिख रही है, इसका मतलब इस वाले में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब डाइबोरेन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। इस प्रकार से पढ़ करके आपको मतलब निकालना पड़ेगा। इसमें टीचर्स आपकी हेल्प जरूर करेंगे, बट एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको इससे बाहर नहीं सोचना है। तो समझ में आ गया डाइबोरेन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नेक्स्ट H2O2, ये कौन सा चैप्टर, हाइड्रोजन, मैंने बताया ना, हाइड्रोजन में आपको H2O भी पढ़ना और H2O2 भी पढ़ना है। तो देखिए H2O2 में यहां पे लिखा हुआ स्ट्रक्चर जहां बना हुआ है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड हैज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, तो यही हो जाएगा H2O2 नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। बाकी मैच कर लेंगे, आंसर सबको पता, आंसर तो 4 है। अब तक तो बहुत सारे आंसर आपको मिल चुके हैं, बट जरा ये पॉइंट, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरा इसका एनालिसिस समझिए, समझ में आया। यानी चारों ऑप्शन भी एनसीईआरटी से उन्होंने दिए एनटीए ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 बोलता है आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, और पहला ऑप्शन दिया है ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। अब ये कहां है, ये आइए क्लास 12th एनसीईआरटी पार्ट 1 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटलर्जी वाला चैप्टर, एंड चैप्टर नंबर हो जाएगा, आई होप सो कि 6 या 6 होगा, चैप्टर नंबर 6 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यानी मेटलर्जी वाला। वहां पे देखिए ये एनसीईआरटी की लाइन देखिए, क्या यहां पे बोल रहा है कि सॉलिडिफाइड कॉपर ऑब्टेन्ड हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ SO2, और यहां पे क्या लिखा, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। इसका मतलब पहला गलत है, पहला स्टेटमेंट। समझ में आ गया। मैं चाहूं तो डायरेक्ट इसका आंसर दे सकता हूं, बट मैं यहां ये दिखा रहा हूं कि जो आंसर है वो तो एनसीईआरटी से है ही है, और जो चारों ऑप्शंस हैं आपके सामने वो भी एनसीईआरटी से हैं। क्लियर, समझ में आई बात। ये एनसीईआरटी है, वही मैंने बता दिया कब की एनसीईआरटी है। तो ब्लिस्टर्ड कॉपर में जो ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस आ रही है वो ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस होती है, नॉट इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड आइए,
ये देखिए बोलता है कि वेपर फेज रिफाइनिंग, ये इसी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का ही है। वेपर फेज रिफाइनिंग में जो निकल को हम लोग क्या करते हैं, कैरिड आउट फॉर रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वैन आर्कल मेथड। तो देखो जरा, एनसीईआरटी में लिखा है कि मॉन्ड प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल, यानी कि ये वेपर फेज रिफाइनिंग में दो पढ़ने हैं आपको, एक मॉन्ड प्रोसेस, दूसरा वैन आर्कल मेथड। तो जो यहां पर मॉन्ड प्रोसेस है वो निकल की रिफाइनिंग के लिए यूज होता है, और यहां पे क्या बोल रखा है कि वैन आर्कल मेथड निकल की रिफाइनिंग के लिए गलत है। तो वैन आर्कल मेथड किसके लिए, वो भी देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वैन आर्कल मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ जिरकोनियम और टाइटेनियम, यानी जिरकोनियम और टाइटेनियम की जो रिफाइनिंग के लिए हम लोग वैन आर्कल मेथड यूज करते हैं, और यहां पर इसने क्या बोल दिया कि निकल की रिफाइनिंग के लिए वैन आर्कल मेथड यूज किया जा रहा, तो गलत है ये सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट आइए थर्ड, पिग आयरन की बात कर रहा, बोलता है कि पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप, होना चाहिए ऑफ शेप। देखिए ऐसा कुछ लिखा है क्या, यहां देखिए पढ़िए, आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस कंटेन्स अबाउट 4% कार्बन, जरा अंडरलाइन करें क्योंकि अगला ऑप्शन यही है, अबाउट 4% कार्बन एंड मैनी इंप्योरिटीज इन अ स्मॉलर अमाउंट, एग्जाम्पल सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन एंड मैग्नीज। दिस इज नोन एज पिग आयरन, यानी पिग आयरन के अंदर 4% कार्बन है और अदर भी इंप्योरिटी है। क्लियर। इट कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप, ये देखा लाइन मिल गई ना, और यही देखो पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई है कि पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप। ये देखो इट का मतलब यहां पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप, तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट सही है। एनसीईआरटी की ही लाइन उठा करके उसने रख दी। चौथा पढ़िए, रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विद 4% कार्बन, आपको पता है ये गलत है, बट कैसे जरा देखिए, यहां पे क्या लिखा है, रॉट आयरन और मैलिएबल आयरन is the purest form of commercial iron. Wrought iron purest form of commercial iron होता है and is prepared from cast iron by oxidizing impurities in reverberatory furnace. क्या लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे क्या बोलता है कि wrought iron is impure iron, जबकि एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि wrought iron को हम लोग malleable iron भी कह रहे हैं और ये purest form of iron है, और बोलता है कि यहां पर नीट में बोला गया है कि 4% कार्बन है, 4% कार्बन पिग आयरन में, ये देखो तभी मैंने अंडरलाइन कराया था, रॉट आयरन में 0.1% कार्बन होता है। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन हम लोग रॉट आयरन को ही बोलते हैं। तो खैर आंसर आपको मिल चुका है, थर्ड है, फोर्थ भी गलत है और थर्ड और चारों ऑप्शन देखिए एनसीईआरटी की लाइन से ही है। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको ये चीजें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 140। अब यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है वो एक जैसा नहीं है, एक जैसा नहीं मतलब दो अलग अलग जैसे आपको कंपेयर करना पड़ेगा, यहां आपको दिमाग लगाना है। कैसे देखिए, बोलता है यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ए विच विल डिकम्पोजेस टू फॉर्म बी, फिर बी को व्हेन पास्ड थ्रू कॉपर आयन एक्वस डीप ब्लू कलर सोल्यूशन सी इज फॉर्म्ड। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सी इन द फॉलोइंग। तो देखते हैं, पहले उसने बोला यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ए, तो जरा एनसीईआरटी में ऐसी रिएक्शन कहां है, तो एनसीईआरटी में क्लास 12 पार्ट 1 पी ब्लॉक में 15th ग्रुप में क्या चीज दिया हुआ है, अमोनिया की प्रिपरेशन दी है, और पहली प्रिपरेशन यही है। देखिए प्रिपरेशन लिखा है ना अमोनिया की, और पहली प्रिपरेशन ही यही दी है कि अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन एयर एंड सॉइल वेयर इट इज फॉर्म्ड बाय डीके ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर, एग्जाम्पल यूरिया। और वही वो बोल रहा है कि यूरिया जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ए बनाता है। देखिए ये यूरिया NH2CONH2 वाटर से रिएक्ट करके ए बना, ए क्या हो गया, अमोनियम कार्बोनेट हो गया। फिर क्या बोलता है कि जिसको डिकम्पोज करा के बी बना, तो अमोनियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कराओगे तो अमोनिया H2CO2 मिलेगा, तो बी क्या हो गया, अमोनिया हो गया, क्योंकि अमोनिया लाइगेंड की तरह यहां बिहेव करेगा। और ये सर ऐसी रिएक्शन क्या दी जो इन्होंने आगे बोला, यस 15 ग्रुप में ही अमोनिया की प्रॉपर्टीज में अब अगला स्टेप दे रहा है उसका। कैसे दिखाते हैं, पहले ये समझ में आया ए क्या और बी क्या है। फिर बोलता है कि बी को पास किया जाता है कॉपर एक्वस आयन में,
तो डीप ब्लू कलर हमें सोल्यूशन सी का मिलता है। तो ये देखिए एनसीईआरटी में ये अमोनिया यहाँ पे लाइगेंड की तरह बिहेव करता है। बहुत आप लोग पूछते हैं कि सर लाइगेंड क्यों, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेशन अब तक तो पढ़ा नहीं होता है, इसकी तो बताते, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम, द अमोनिया मॉलिक्यूल मेक्स अ लेविस बेस, और जो लेविस बेस है वो क्या हो जाएंगे, लाइगेंड की तरह बिहेव करेंगे। तो देखिए पहली रिएक्शन है कि कॉपर आयन जो कि ब्लू था, एक्वस था, अमोनिया से मिलकर CuNH3 के ऊपर 2+ एक्वस बन गया और इसका कलर डीप ब्लू है, यही है सी। देखा, एक एक चीज एनसीईआरटी में दी है, देखिए आप, सॉरी हाँ, तो देखिए यहां पर यही सी मिल गया, पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया यहाँ में, क्योंकि तो कैलकुलेटिव पार्ट है इसमें, ज्यादा आपको चारों ऑप्शन में कोई ऐसा सर्च तो करना नहीं है, इसलिए देखिए यहाँ पर पहले ही आंसर आपको यहाँ दिख गया है ना। एनसीईआरटी में एक एक लाइन एनसीईआरटी की है, उसको समझने की जरूरत है। ये चीज दिखा करके हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चे भटक रहे हैं अभी तक, जिनका कुछ नंबर से रुक गया, बहुत सारे 11 के बच्चे अभी नए नए स्टार्ट करते हैं, कहते हैं जो हमें आता है हम ही को आता है, हमें बहुत ये पढ़ना वो पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, केवल एनसीईआरटी बहुत डीपली पढ़नी है। फिर मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी बहुत डीपली पढ़नी है और क्वेश्चन खुद करने हैं, लेकिन क्वेश्चन में भी आपको ये थोड़ा सा बाउंडेशन लगा दीजिए कि जब एनसीईआरटी का ही आपको इक्वेशंस, एनसीईआरटी की ही रिएक्शंस, एनसीईआरटी में ही बने स्ट्रक्चर को पढ़ना है। ये नहीं कि दुनिया भर की इतनी मोटी बुक बना डाली आपने कि जब रिवीजन आप करने चले तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से एग्जाम्पल से रिवीजन करें। केवल जो एनसीईआरटी में दिया है केवल वही, इसके बाहर सोचना भी नहीं है। और स्पेशली उन बच्चों को बोल रहे हैं जिनका किसी भी रीजन से 5, 10, 15, 20 नंबर से रुक गया है, वो बिल्कुल निराश ना हो। गोल इंस्टीट्यूट आपके साथ है। आप अगली बार 2021 नीट में आप बहुत अच्छे रैंक को होल्ड करोगे, लेकिन गोल इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन जरूर फॉलो करते रहो। और गाइडलाइन यही है कि एनसीईआरटी के बाहर सोचना भी नहीं है। अच्छा, नोट्स आप खुद प्रिपेयर करिए, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी लाइन पढ़ेंगे तो आप जो अपने नोट्स बनाएंगे वो बहुत इफेक्टिव होता है। आप किसी बच्चे का नोट्स ले लेते, किसी टीचर्स के आप नोट्स लेकर सोचते हैं कि आपका काम हो गया, आपका काम नहीं हुआ। नोट्स ऐसी चीजें जो हर बच्चे को खुद अपना ही बनाना चाहिए, अलग अलग, मतलब अब तो एनसीईआरटी से ही बनाना है। हर लाइन जो आपको समझ में नहीं आ रही नोट्स में लिखिए और रिवाइज करते रहिए, उसको समझ में आए, उसके बाहर कुछ भी आपको नहीं सोचना है। समझ में आए तो आप इसको जरूर फॉलो करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 142। ये तो प्योर एनसीईआरटी का पीरियोडिक टेबल क्लास 11 एनसीईआरटी पार्ट 1 में आप देखो, ये रहा, ये जो टेबल बनी हुई, यानी टेबल तक हम लोगों को नहीं छोड़नी है। मैंने बताया ना, जो स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर के नीचे 2-4 लाइन लिखी होती है ना, वो तक भी नहीं छोड़नी है। समरी जो हर चैप्टर के एंड में देते हैं एनसीईआरटी में, वो भी नहीं छोड़ना, उसके भी आगे क्वेश्चन है बताएंगे। टेबल तो बिल्कुल एकदम याद ही कर डालनी है, देख लीजिए आप, मतलब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। याद करने का मतलब है कि समझ समझ कर सब कुछ याद रखना है, रटना नहीं है आपको, रटेंगे फंस जाएंगे, क्योंकि रटी चीज भूल जाएंगे आप, लेकिन समझी चीज कभी नहीं भूलेंगे। अब आइए जरा, बोलता अनिल अनियम, यहाँ पे ABCD दे रखा है, यहाँ 1 2 3 4 बोल रखा है, और बोलता इनकरेक्ट मैच कौन सा है। ठीक है, अनिल अनियम, अन का मतलब 1, नील का मतलब 0, फिर अन का मतलब 1, तो 101 ये रहा। अनिल अनियम क्या है, मेंडेलेवियम MD, देखिए लिखा हुआ है ना सारा, ये एनसीईआरटी का ये, भाई देखो कहीं दिख भी रहा होगा कि ये लिखा है ना CNCERT, नॉट फॉर, ये क्या लिखा, नॉट टू बी, क्या नाम है आगे जो भी इन्होंने लिखा हो, ये पूरा एनसीईआरटी का ही पार्ट यहाँ पे है। ये क्लियर, ये पब्लिकेशन के लिए, वही पब्लिकेशन के लिए इन्होंने मना किया हुआ है कि एनसीईआरटी का जो नेट पे पड़ा वही उठाया मैंने, मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं कि पता चला टेबल ही हमने बना डाली है। आपको दिख भी रहा है ये एनसीईआरटी है। तो 101 अनिल अनियम मेंडेलेवियम तो सही है, देखिए A का 1 एकदम करेक्ट। अनिल ट्राइयम तो 103 ये रहा, अनिल ट्राइयम। लॉरेंसियम LR, देखिए उसके आगे लिखा हुआ एकदम करेक्ट, A भी करेक्ट, B भी करेक्ट, C आइए। अनिल हेक्सियम यानी 106, ये देखिए अनिल हेक्सियम। C बॉर्गियम SG, अनिल हेक्सियम C बॉर्गियम सही है। D अनियम यानी 111 हो गया, तो 111 यानी ये हुआ रोंटेंजेनियम होता है, जबकि इन्होंने क्या लिख दिया डर्म स्टेडियम, गलत है। डर्म स्टेडियम जो है वो 110 का है, ये देखो
और 111 जो होता है वो रॉन्टेंजिनियम का होता है। यही बात बोल रहे हैं कि कौन सा गलत, तो समझ में आ गया। डी का जो फोर्थ है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहां पे होना क्या चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था रॉन्टेंजिनियम आरजी, और है क्या, डर्मस्टैटिडियम है, गलत है ये। तो यही पूछा, देखिए एनसीईआरटी से हो गया क्वेश्चन। क्लियर? आ गया ये क्वेश्चन नंबर 148। ये तो प्योर एनसीईआरटी से उठा है, इसमें लोग ये कंफ्यूज थे कि कहां से आया क्वेश्चन। मैं आपको दिखाता हूं। The following metal ion activate many enzymes participate in the oxidation of glucose to produce ATP and with sodium is responsible for the transmission of nerve signal। वैसे तो ये क्वेश्चन आप बायोलॉजी वाले हैं, आप नीट की तैयारी करें तो सबने बायोलॉजी में खूब पढ़ा है इसको, तो ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं कि एनसीईआरटी में लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि सभी बच्चों को पता है इसका आंसर पोटेशियम होता है। ये बायोलॉजी की ताकत है आपकी। बट मैं दिखाता हूं कि एनसीईआरटी में कहा दिया हुआ है एस ब्लॉक एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 2। ये देखिए, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। लाइन मैच करिएगा जरा, नीचे से देखिए, यहां पे लिखा है अबंडेंट कैटायन सेल फ्लूइड, वेयर ये देखा, वेयर दे एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी। मिलाते चलो लाइन भाई, क्या चीज, क्या देखो मैं फिर से बोला हूं, वेयर दे मतलब इसके आगे आप मिलाइए, एक्टिवेट से मिलाइए, एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम, लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी विद सोडियम, ये देखिए, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्व सिग्नल, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। यही लाइन तो लिखी है ना, यानी एनसीईआरटी की लाइन तक उठा के लाइन ही दी है उसने, जहां पे भी इंफॉर्मेशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो भी, वो सब एनसीईआरटी की लाइन है। तो समझ में आ गया आंसर क्या हो जाएगा इसमें, पोटेशियम। आंसर आपको पता, आंसर हमें ये नहीं बताना कि भाई आंसर ये होगा कि नहीं होगा, वो आपको पता। अब तक तो बहुत सारे आपके पास सोल्यूशन मिल चुके होंगे, जरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोल्यूशन को देखिए तो क्लियर हो गया ना। 148 में जो आंसर 3 है ये कहां है, ये 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है पार्ट 2, और कहां पर एस ब्लॉक, और कहां पर एस ब्लॉक में भी कहां पर, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम में लास्ट लाइन आप देखिए, यही ये क्वेश्चन की है। क्लियर? देखिए 149 बोलता आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट बोलता है द ट्रांजिशन मेटल, यानी डी ब्लॉक हो गया, their compounds are known for the catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation state and to form complex। क्या एनसीईआरटी में ऐसी लाइन लिखी है? यस लिखी है। कहां पे लिखी है? डी ब्लॉक में चैप्टर नंबर 8 क्लास 12th एनसीईआरटी पार्ट 1 डी एंड एफ ब्लॉक में जाइए, और वहां पे जहां पे इसका कैटालिटिक एक्शन लिखा है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी लिखी, वहीं पे ये लाइन लिखी, मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए एनसीईआरटी कैटालिटिक प्रॉपर्टी हेडिंग पड़ी है, और इसमें देखिए क्या लिखा है, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स हैं वो कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। आगे पढ़िए, दिस एक्टिविटी इज एस्क्राइब्ड टू देयर एबिलिटी टू एडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स। वो देखो वही लिखा है, एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी to adopt multiple oxidation state and to form complex। देख लीजिए पूरी लाइन, एबिलिटी यहां से, एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। अब ये आपको पता चल गया है, आपको पहले ही पता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसके कारण वो कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। ये बात एनसीईआरटी में लिखी है। अब आपको आता है, ऐसा नहीं कि रीजन नहीं पता, बट मैं एनसीईआरटी में लाइन दिखा रहा हूं, जिससे कहीं भी 2% भी अगर दिमाग में आपके है कि नहीं इस बार जो है हम ये वाली बुक खरीद करके पूरी थ्योरी पढ़ डालेंगे, या ये फॉरेन राइटर की बुक खरीद लेंगे, या वो बहुत बड़े सर हैं मतलब बहुत दुनिया में उनका नाम, उनकी किताब खरीद लेंगे, सब बकवास है। एनसीईआरटी खरीद लो बस, और लाइन बाय लाइन उसको पढ़ डालो, ना किसी के नोट्स की जरूरत, ना किसी अदर बुक्स की जरूरत। और आप देख रहे हो जो चारों ऑप्शन आ रहा है वो भी एनसीईआरटी से मैच खराब। एनसीईआरटी ही क्या है, सब कुछ वही है।
मैं क्लास में बोलता हूं कि एनसीईआरटी ही गीता है, एनसीईआरटी महाभारत है, एनसीईआरटी ही कुरान है, एनसीईआरटी ही बाइबल है, एनसीईआरटी महाग्रंथ है, सब वही है। जब तक आप नीट 2021 ना निकाल लो तब तक हर चीज वही है। समझ में आ गया? देख लीजिए अब क्या दिखाएं आगे। ऐसा नहीं केवल एक ही ऑप्शन दिखा रहे, हमें यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड आइए, बोलता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन ए स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। पता है ये भी डी ब्लॉक में ही ये लिखा है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। ये देखिए यहां ने ये रहा, ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। Interstitial compound are those which are formed when small atom like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metal. देखो पढ़ो, formed when a small atom like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metal. मिल गई लाइन। सेकेंड स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी का ही लिखा और सही है, एकदम मैच कर रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में आइए, सर नॉट सेम, मतलब ये सबको पता है कि क्रोमेटाइन और डाइक्रोमेटाइन में जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो सेम होता है। ये आपने हो सकता है एनसीईआरटी में ना पढ़ा, ये लाइन भी एनसीईआरटी में ही दी है उसी डी ब्लॉक में। ये देखो, ये डी ब्लॉक जहां पे क्रोमेट और डाइक्रोमेट में इंटर कन्वर्जन करते हो ना, पीएच लेवल पे बात होती है कि अगर एसिडिक कंसंट्रेशन ले लेते हो तो क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है। वहीं पे देखो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इज द सेम। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्रोमियम का होगा क्रोमेट और डाइक्रोमेट में सेम होता है। यानी आपको ऐसा नहीं कि ये वाली लाइन देखो एनसीईआरटी में नहीं दी है, हमने किसी दूसरे बुक में पढ़ी थी ना, एनसीईआरटी में ही दी हुई है। भले वो इतना वेल नोन ये कॉन्सेप्ट है कि आप रिडॉक्स रिएक्शन में खुद करते हो, बट डी ब्लॉक में देखो लाइन ही लिखी हुई है। मतलब आप क्या मैं कहना चाह रहा हूं उस पॉइंट पर जरा आप बहुत दिमाग लगाइए, सोचिए ये वीडियो देखने के बाद कि आखिर करना क्या है। आपको समझ में आ गया कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इज द सेम। और यही देखिए लाइन लिखी है और इन्होंने लिख दिया आर नॉट द सेम। ऑब्वियसली गलत है ये स्टेटमेंट, और यही तो हमको पता लगाना था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर तो हो गया कि आंसर जो इसका क्या होगा, थर्ड होगा, क्योंकि इनकरेक्ट यही है। फोर्थ आइए, फोर्थ बहुत इंटरेस्टिंग है। फोर्थ ऑप्शन कहा, ये एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, कहा मैं आपको सब दिखाता हूं। बोलता है कि Cr2+ का D4 कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है देन Fe2+ D6 इन वाटर। यानी वाटर में जो क्रोमियम आयन यानी Cr के ऊपर 2+ वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है फेरस आयन से। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ये सब बात पता, क्या ये एनसीईआरटी में दिया है? यस। कहा देखिए, इंटेक्स क्वेश्चन 8.7 क्वेश्चन देखिए पढ़िए। यानी जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इंटेक्स क्वेश्चन का 8.7 है। क्या है, विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट Cr2+ और Fe2+ एंड वाई। और इसका आंसर आपको पता है, इतने तो आप जानकार हो ही गए कि एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर पीछे दिया हुआ है। ठीक, और वही उठा के देखिए 8.7, ये हमने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, ये एनसीईआरटी में ही पीछे आंसर दिया, वो आपको पता है। क्या लिखा पढ़ो, Cr2+ इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+। रीजन, क्योंकि अगर ये क्रोमियम आयन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइज करेगा तो देखो Cr2+ का कॉन्फ़िगरेशन होगा D4 और ऑक्सीडाइज करके Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि D3 बना देगा। देखो ये लिखा है। रीजन क्या है कि D4 से D3 आकर इन केस ऑफ क्रोमियम टू क्रोमियम आयन, मतलब Cr2+ से Cr3+ आयन में ये कन्वर्ट हो गया, यानी यहां पे D3 आ गया। दूसरा, बट D6 टू D5 आकर इन केस ऑफ फेरस टू फेरिक, मतलब भाई अगर फेरस आयन रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और फेरस आयन का ऑक्सीडेशन, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो D6 होगा, और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये D5 हो जाएगा। ये देखिए D5 अकर इन केस ऑफ फेरस टू फेरिक। ठीक है, तो अब ज्यादा स्टेबल कौन है, D3 की D5। अब आधे लोग सोच रहे होंगे D5, क्योंकि वो तो हाफ फिल्ड है। भाई आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, एनसीईआरटी जरा देखो नीचे क्या लिखा है, ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, इन अ मीडियम लाइक वाटर। और देखो जरा आपके सामने क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, चौथा ऑप्शन में उसने वाटर मीडियम बोला है।
in a medium like water, D3 is more stable as compared to D5. So D3 स्टेबल होता है D5 से, यस। और इसने ये भी बोला है कि CCFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आप देखो, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिया हुआ है। सर ये कोऑर्डिनेशन में ऐसी बात लिखी है, यस लिखी है। वैसे तो क्लास में उसको बहुत लंबा समझाते हैं आपको, जिससे आप बात को पकड़ो, लेकिन यहां मैं आपको दिखाता हूं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए एनसीईआरटी में, इसको हटा रहा है जिससे आपको एकदम क्लियर कट दिखाई दे। देखिए ये देखिए एनसीईआरटी में ये क्या लिखा है, यहां पे लिखा CCFSE, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये लाइन जहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करी है उसने CFT थ्योरी में, वहीं पे लिखा है कि कैलकुलेशन शोज दैट D4 to D7 coordination entities are more stable for strong field as compared to weak field। यानी D4 से D7 जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो तब स्टेबल होगा जब लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। देखो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और ये कहां है, ये इंटेक्स के सॉल्यूशन में ये बात लिखी हुई है पीछे जहां सॉल्यूशन दिया है, और यहां पे लिखा है ना CCFSE, और CFSE में यहां लिखा हुआ है। तो सर D4 से D7 के बीच में D5 आएगा, यानी D5 तब स्टेबल होगा जब लाइगेंड स्ट्रॉन्ग हो। और आपको पता है कि वाटर कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर 2 में, यानी जब सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है और लाइगेंड वाटर होता है, तो वहां पर वाटर वीक फील्ड लीजेंड की तरह काम करता है। ये क्लास में समझाया जाता है, समझ में आया? तो यहां पर वाटर क्या है, यहां पर वाटर क्या हो गया, वीक फील्ड लीजेंड हो गया। तो वीक फील्ड लीजेंड हो गया, यानी D4 से D7 कॉन्फ़िगरेशन तो अनस्टेबल होगा। वही बात यहां लिखा है कि D3 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू D5। क्यों? क्योंकि यहां वाटर में, यहां पे है ना वाटर, वाटर तो तुम्हारा वीक फील्ड लीजेंड है, जबकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लीजेंड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो D4 से D7 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा। तो D5 तो इन्हीं के बीच का आएगा ना। इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सेंट्रल मेटल का जब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, वहां पर वाटर वीक फील्ड लीजेंड है, वहां D3 ज्यादा स्टेबल होगा, और D3 ज्यादा स्टेबल होगा तो जो Cr2+ है, क्रोमियम आयन है, ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। किससे? फेरस से। क्यों? क्योंकि ये Cr+3 में जल्दी कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है D3 के कारण, और ये फेरस आयन एज कंपेयर टू Cr2+ ये इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि D5 यहां पर इतना स्टेबल नहीं होगा। आपने केवल यही पढ़ लिया हाफ फील्ड बहुत स्टेबल है, फंस जाएंगे। तभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी ही पढ़ना है, बट कैसे पढ़ना है, बहुत डीपली पढ़ना है आपको। नोट्स खुद के बनाने, आपको टीचर के नोट्स काम नहीं करेंगे, खुद के नोट्स आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने पड़ेगी। सर कब बनाए, ये आपका टाइम मैनेजमेंट है, यही आपको 1 साल तक करना होगा, तब आपको जो है सक्सेस नीट 2021 में कन्फर्म मिलेगी, अच्छी रैंक आएगी। नोट्स खुद के होने चाहिए। मैं हर बार ये क्लास में कहता हूं कि टीचर के नोट्स, वो दुनिया जहां जितनी भी बुक है वो उठा लाए, उससे कुछ नहीं होने वाला। एनसीईआरटी और नोट्स खुद के, और लाइन बाय लाइन। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इन अ मीडियम लाइक D3 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू D5 CCFC। अब CFC में हम गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में ये पॉइंट लिखा है CFSE में क्या, कि कैलकुलेशन शोन दैट D4 to D7 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आर मोर स्टेबल फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड एज कंपेयर टू वीक फील्ड केसेस। तो वाटर तो आपको पता है ना कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर +2 होता है और वाटर लेते हैं तो वो वाटर वहां वीक फील्ड लीजेंड होता है। अब ये सब डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसी के लिए एनसीईआरटी ठीक है, एनसीईआरटी ही पढ़ना। ठीक क्या है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है, बट उसको डीपली पढ़ना। ये बात देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, उसने बोला CCFC, और CFC जब आप जाके पढ़ते हैं तो ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है कि कैलकुलेशन शोज दैट D4 से D7 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आर मोर स्टेबल फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड, और वाटर वीक फील्ड है। D4 से D7 में ही D5 आ गया, D5 आ गया। तो कह रहा है कि D4 से D7 तब स्टेबल होगा जब वहां पे लाइगेंड क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड एज कंपेयर टू वीक फील्ड। यानी कैलकुलेशन शोज दैट
D4 to D7 coordination entities are more stable for strong field ligand as compared to weak field ligand. और यहां पर जो वो बात बोल रहा है, इन वाटर उसने बोल रखा है वाटर, और वाटर में अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का है तो वाटर वहां पे वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ये क्लास में बहुत बार मैंने बताया हुआ है, समझाया हुआ है, डीपली पढ़ना है भाई, मैं बार बार ये बात आपको कह रहा हूं। तो देख लीजिए यही चीज यहां पर आ गई। अब ये स्टेटमेंट या जो मैंने ये लाइन बोली कि +2 के साथ कौन क्या बिहेव करेगा, ये बात एनसीईआरटी में तो नहीं है, तो कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, लेकिन जो कंटेंट है वो कहां का लेना, वो एनसीईआरटी का लेना है। बट कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको थोड़ा डीपली उतरना पड़ेगा, ठीक है, वरना ये बात आपको समझ में नहीं आएगी कि सीएफसी D4 से D7 में D5 स्टेबल, D5 तब स्टेबल होता जब यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, वरना D3 स्टेबल होगा, D5 स्टेबल नहीं होगा। अब आपको ये नहीं पता तो आप खुद ही कंफ्यूज रहेंगे कि यार D3 से तो ज्यादा स्टेबल हमको D5 नजर आ रहा, वहां हाफ फील्ड है, और T2G और EG दोनों हाफ फील्ड है। बट देखो एनसीईआरटी में ही ये लाइन लिखी हुई है कि जरा सीएफसी को भी देख लो, तब आपको समझ में आएगा कि D5 से ज्यादा D3 क्यों स्टेबल है। समझ में? ये अगर बात एनसीईआरटी में ना लिखी होती तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो सकता था कि देखो ये एनसीईआरटी के बाहर का है, नहीं एनसीईआरटी की ही लाइन है। हाँ, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट आप समझेंगे वो मैं मान सकता हूं कि वो बाहर का है, क्योंकि ये बात एनसीईआरटी में नहीं लिखी कि क्या रीजन है, कब वो स्टेबल होगा, कब स्टेबल नहीं होगा। बट फिर भी एनसीईआरटी आप उठा के देखोगे तो उन्होंने वहां पे बता रखा है कि अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कौन स्टेबल है, प्लस एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है। यानी इसको भी आप ये नहीं कह सकते कि बाहर का, हाँ समझाने के लिए हम लोग आगे कॉन्सेप्ट जरूर यूज करते हैं, बट वो इससे जरूर हमारा जो कंटेंट होगा वो एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा। क्लियर? तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन कि कहां से आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नीट 2020 का क्वेश्चन नंबर 154, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप समझ रहे हैं यहां पे जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन ही एनसीईआरटी का। ये देखिए पूरा का पूरा पेज एनसीईआरटी का। कौन सा? पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग में ही आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं ना, केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग में ही एग्जांपल दिए। कौन से दिए? देखो हीलियम दिया हुआ है He2 और बोल रखा है कि बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 आ गया, इसलिए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। लिखा भी होगा देखो, He2 मॉलिक्यूल इज देयरफॉर अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर तो समझ में आ गया। दूसरा क्या? Li2, देखो Li2 भी इन्होंने दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ही एग्जांपल है। तीसरा जगह देखो C2, ये देखो आप C2, मतलब समझ पा रहे हैं कि जो इन्होंने ऑप्शन यूज किए वो भी एनसीईआरटी के हैं, C2। एंड चौथा O2, ये देखिए O2 अगला। तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस का ही क्वेश्चन उठा के उन्होंने वहां पे रख दिया है। और जो क्वेश्चन पूछा डज नॉट एग्जिस्ट, वो रहा देखिए। वैसे तो आप सबको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, बट क्या ये बात एनसीईआरटी में लिखी है? यस। और क्या He2 के लिए लिखी है? यस। ये देखिए He2 पहला एग्जाम्पल उठाया और वहीं पे लिखा है कि डज नॉट एग्जिस्ट। और बाकी जो भी एग्जाम्पल इन्होंने 4 दिए, ऐसा नहीं कि बस ये वाला एनसीईआरटी में, बाकी 4 ऑप्शन एनसीईआरटी में नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए मैं चारों ऑप्शन आपको दिखा रहा हूं। हर ऑप्शन इन्होंने एनसीईआरटी से ही उठाया है। जहां पर कुछ इंफॉर्मेशन है, जहां पे कुछ नॉलेज छिपी है, वो एनसीईआरटी से ही उठाई गई है। क्लियर? आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 158 बोलता आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक, नंबर ए है कि CO2 इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। CO2 ब्रैकेट में गैस लिखा है, इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। हो सकता है वहां जल्दबाजी में आपके जी नजर ही ना आया हो, गैस नजर ही ना आई हो, और आपने कहा वाकई CO2 तो रेफ्रिजरेंट और फ्रोजन फूड के लिए यूज होता है। बट जरा देखो एनसीईआरटी क्या लिखता है, ये देखो। ये एनसीईआरटी में कार्बन डाइऑक्साइड पी ब्लॉक का 11th क्लास की एनसीईआरटी और पार्ट 2, क्योंकि उसी में पी ब्लॉक है ना। क्या बोलता है? कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड एज सॉलिड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस by allowing the liquefied CO2 to expand rapidly। and आगे देखो जरा, ड्राई आइस is used refrigerant for ice cream and frozen food। ड्राई आइस यूज किया जाता है, और यहां पर आप केवल CO2 पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। CO2 के ब्रैकेट में इन्होंने गैस लिख दिया, हो सकता है इसीलिए इन्होंने सोचा कि बच्चा तुरंत कंफ्यूज हो। यही है कंपटीशन, यही है एनसीईआरटी बेस्ड कंपटीशन।
तो समझिए, ध्यान से पढ़िए आप बातों को। यहां पे जो लिखा है CO2 गैस के लिए बात लिख दी, जबकि एनसीईआरटी में ड्राई आइस यानी CO2 सॉलिड के लिए बात लिखी जा रही है। देखो लिखा है एनसीईआरटी में। इसका मतलब ये क्या है, पूछा गया था उसने करेक्ट स्टेटमेंट, तो ए तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड आइए, स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग एंड 25 कार्बन रिंग्स। जरा देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है। फुल रिंग का स्ट्रक्चर है, पता है आपको, C60 फुल रिंग का होता है, बकमिंस्टर फुल रिंग, ये रहा बकमिंस्टर फुल रिंग C60, ये रहा, लिखा भी है C60 मॉलिक्यूल लाइक अ शेप लाइक सूसर बॉल एंड कॉल्ड बकमिंस्टर फुल रिंग। नीचे देखिए जरा, ये एनसीईआरटी कहां उठा, वही पी ब्लॉक का ही उठाया है, 14 ग्रुप का कार्बन का जो चैप्टर है जो आपने दिया हुआ है 11 क्लास एनसीईआरटी पार्ट 2। इट कंटेन्स 20 यानी 20 6 मेंबर्ड रिंग है एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग है। जबकि इन्होंने क्या लिख दिया कि 12 6 कार्बन एटम रिंग ठीक है, बट यहां पे लिख दिया कि 20 उल्टा लिख दिया, 20 5 कार्बन रिंग। नहीं, क्या होगा, यहां पे क्या लिखा, 12 जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग होगी और 6 मेंबर्ड रिंग का, सॉरी, इट कंटेन्स 26 मेंबर्ड रिंग है, यानी 20 होगी 6 मेंबर्ड और 12 होगी 5 मेंबर्ड रिंग। वो देखिए, यानी ये बी स्टेटमेंट गलत है। हर स्टेटमेंट एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। थर्ड, ZSM5 इज अ टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन। यस, ये भी एनसीईआरटी में दिया है, क्योंकि आपको पता है जियोलाइट क्या एल्यूमिनो सिलिकेट है, और ये भी आपको 11 क्लास एनसीईआरटी पार्ट 2 14 ग्रुप से ये पार्ट उठाया हुआ जियोलाइट। ये देखिए जियोलाइट कहां से उठाया मैंने बता दिया, 11 क्लास एनसीईआरटी पार्ट 2 14 ग्रुप में जियोलाइट के बारे में बता रखा है। और लास्ट देखो, ZSM5 टाइप ऑफ जियोलाइट यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन, हाइड्रेटेड जियोलिन। ये तो सब समझ में आ गया। तो देखो ये लाइन भी, यानी बैक चलते हैं जरा, जो बोल रखा है कि ZSM5 इज अ टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन, एकदम सही है। और यही इसका क्या होगा आंसर, थर्ड में सी तो समझ में आ गया, सही है। अब जरा डी आइए, डी, तो डी में जरा चलते हैं, समझ में आ गया। थर्ड लाइन ये कहां से मिली आपको, यहां से मिल गई है, ये देखिए 14 ग्रुप से 11 क्लास एनसीईआरटी पार्ट 2। अब CO के लिए यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ऑलमोस्ट वाटर इनसॉल्युबल गैस। तो यानी ये बात भी एनसीईआरटी पार्ट 2 11 क्लास एनसीईआरटी में ही लिखी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या दिया आपको ऑप्शन, सॉरी आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ यहां पे देख लीजिए एक बार, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ऐसा स्टेटमेंट क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यस दिया हुआ है। कहां दिया हुआ, ये देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। समझ में, एक एक ऑप्शन की एक एक लाइन एनसीईआरटी से उठा के आ रहे हैं। तो क्या कोई कह रहा है कि गलत बोल रहा है कि अगर आपको फोर्स कर रहा है कि केवल एनसीईआरटी पढ़ो अगर आपको नीट निकालना, लेकिन कैसे पढ़ो, बहुत डीपली पढ़ो और बहुत ही पेशेंस रख करके उसकी स्टडी करो, तब आपका ये सिलेक्शन बहुत ही आसानी से होगा। सुपरफिशियल पढ़ोगे फंस जाओगे। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। तो सी और डी दोनों आंसर सही थे। तो वहां पे थर्ड ऑप्शन का मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, सी ऑप्शन भी, मतलब सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है और डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और थर्ड ऑप्शन में सी एंड डी ओनली लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर 3 इज करेक्ट। क्लियर, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है 161, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सियो एसिड ऑफ सल्फर हैज अ O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज, जिसको आप पेरोक्साइड लिंकेज भी कहते हैं। बहुत सारे जब मैं ये चीज पढ़ाता हूं क्लास में, तो अक्सर हर चौथे बच्चे का ये डाउट रहता है, सर जो आप ये स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं क्लास में, इसके बाहर का आ गया तो देख लो, जितना भी यहाँ पे 4 लिखा है ना, एग्जाम्पल यही चारों ही एनसीईआरटी में है। मैं वहां पे भी कहता हूं थोड़ा सा हमारे ऊपर विश्वास रखो, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी के बाहर का कोई स्ट्रक्चर, कोई एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, आपके सामने ये है, देख लो। पहला H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एनसीईआरटी में ही 16 ग्रुप, क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट 1 16 ग्रुप में ही ये 4 स्ट्रक्चर दिया, और यही 4 से ही ये क्वेश्चन है। इसके बाहर का कोई स्ट्रक्चर, कोई एग्जाम्पल नहीं पूछेगा। यानी यहां पर भी आप एक ब्रेक लगाइए, जो दुनिया भर के आप एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम्पल पढ़ डाला, उसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, जरूरत नहीं है। अगर आपको मेडिकल नीट 2021 में अच्छी रैंक लानी है, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिखा है, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग वाला भी दिखाया, जहां बॉन्ड ऑर्डर पूछा था,
हमें लगता है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप कम से कम नॉर्मली बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जहां इंटरनेशनल ब्रांड नेशनल ब्रांड बने, वो कम से कम नहीं तो 8 से 10 क्लास का एग्जाम्पल कराते रहते हैं। बकवास है, जरूरत ही नहीं है। केवल एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी के ही केवल एग्जाम्पल करने हैं। वहां पे भी मैंने दिखाया, तभी एनसीईआरटी में दिखा रहा हूं, जिससे हो सकता है तुमको, क्योंकि तुमको लगता है कि जो सर बोल रहे हैं या जो क्लास में जो टीचर बोल रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे जल्दबाजी में बोल जा रहे हो, नहीं, सही बोल रहे हैं और उन पे फेथ रखो। और केवल जो वो बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल पढ़ो तो पढ़ो, इसीलिए मैं आपको एकदम दिखा भी दे रहा हूं कि देख लो। यानी यहाँ पे H2SO4 पहला इन्होंने बोल रखा है और H2SO4 ही एनसीईआरटी में दिया भी हुआ, तो इसमें कोई परऑक्साइड लिंकेज नहीं, स्ट्रक्चर आपको बता रखा है, आप बनाना भी जानते हैं। दूसरा H2S2O8 जिसको बोलते हैं परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये देखो H2S2O8 परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और इसी में O सिंगल बॉन्ड O है, यही इसका आंसर भी होगा। आंसर तो पता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि केवल यही 4 ऑप्शन ही क्यों पूछा, क्योंकि यही 4 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चाहता तो और भी स्ट्रक्चर का पूछ सकता था, बट नहीं पूछा। जैसे CRO5 भी पूछ सकता था, वहां पर भी तो परऑक्साइड लिंकेज आएगा ना, बट CRO5 का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में 16 ग्रुप में नहीं गिवन, इसलिए नहीं पूछा। देख लीजिए आप, सॉरी, तो समझ में आ गया। थर्ड ऑप्शन है H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको ओलियम भी कहते हैं। ये देखिए, ये है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम, यहाँ पे कोई O सिंगल बॉन्ड नहीं है। चौथा ऑप्शन H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ये देख लीजिए आप। तो समझ में आया। अब तो विश्वास करो, अगर 2021 में अच्छी रैंक लानी है, केवल एनसीईआरटी, बट डीपली, सुपरफिशियली नहीं, और भी देखो आप। अगला क्वेश्चन 164 बोलता है मैच करो। वैसे सब लोग ये बात जानते हैं कि मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, कुछ एम्फोटेरिक होता है, वो बताया भी गया है। CO, NO और N2O न्यूट्रल होता है, एनसीईआरटी में गिवन है। अब जरा देखो इसी पे क्वेश्चन बोलता है कि मैच द फॉलोइंग, इधर ऑक्साइड लिखा, इधर नेचर लिखा। कार्बन मोनोऑक्साइड, पता है सबको, कार्बन मोनोऑक्साइड CO का न्यूट्रल होता है, तो CO न्यूट्रल होता है, ये कहां लिखा जाए, देखो आप, एनसीईआरटी में लिखा है क्या ऐसा, देखो। ऑक्सीडेशन स्टेट, इट फॉर्म्स 2 इंपॉर्टेंट ऑक्साइड, 11 क्लास एनसीईआरटी P block part 2. Carbon monoxide is neutral where CO2 is acidic in nature. सर ये कहाँ लिखा, हमने तो नहीं पढ़ा, ये समरी में लिखा हुआ है, जिसको आप छोड़ देते। भाई हर चैप्टर जब खत्म करता है एनसीईआरटी तो बाद में एक समरी बनाता है, ये समरी में लिखा हुआ है, आप देखिए जा करके। यानी आप समझ रहे हो ना, जो आप छोड़ रहे हो, नीट एनटीए उसी पॉइंट को उठा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि बच्चे क्या छोड़ रहे हैं। यानी आपको हर चैप्टर की समरी भी पढ़नी है, और वो मैंने डाइबोरेन वाला स्ट्रक्चर बताया, उसके नीचे जो लिखा उसी से क्वेश्चन उठा के दे दिया, वो भी पढ़ना है, समरी भी नहीं छोड़नी है। ये देख लीजिए आप, ये कहां लिखा है, ये एनसीईआरटी 11 क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 2 P ब्लॉक, यानी वही 13-14 ग्रुप एक साथ दिया हुआ है, और उसमें जो समरी लिखी हुई है उसके नीचे आप देखना, समरी में ये पॉइंट लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल वेयर CO2 इज एसिडिक। समझ में आया, तो देख लो आप उठा के इसको। नेक्स्ट आओ बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड तो आपको पता है, ये चीज इनडायरेक्ट वे में इन्होंने लिखी है, वैसे दिया हुआ है, पता है कि बेरियम जो है सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, और सेकंड ग्रुप के जितने भी ऑक्साइड है वो सब बेसिक है। देखो कहां लिखा है, S ब्लॉक, क्लास 11 एनसीईआरटी पार्ट 2 S ब्लॉक में पढ़ो आप। The element group 2 includes beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium and radium. These elements, with the exception of beryllium, diagonal relationship होती है ना, beryllium are commonly known as the alkaline earth metals. These are so called because their oxide and hydroxide are alkaline in nature. यानी सेकेंड ग्रुप के जो मेटल के जो ऑक्साइड होंगे और हाइड्रोक्साइड होंगे वो अल्कलाइन इन नेचर होंगे, यानी बेसिक होंगे। अल्कलाइन मतलब वाटर सॉल्युबल बेस, यानी बेसिक इन नेचर होगा। ये देखो बेरियम ऑक्साइड, और ये क्या है, ये बेसिक इन नेचर है, यानी बी का 1। समझ में आ रहा है। अगला ये Al2O3 एल्यूमिना, ये कहां दिया हुआ, ये भी P ब्लॉक में दिया, ये देखिए ये कहां, P ब्लॉक, यानी क्लास 11 एनसीईआरटी पार्ट 2 में आप P ब्लॉक जब पढ़ेंगे 13-14 को, तो 13 ग्रुप में ये लाइन लिखी है,
द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड वेरीज डाउन द ग्रुप. बोरॉन ट्राईऑक्साइड इज एसिडिक, यानी B2O3 एसिडिक है, एंड रिएक्ट्स विद बेस, क्योंकि एसिड है तो बेस से रिएक्ट करेगा. ऑक्साइड फॉर्मिंग मेटल बोरेट्स. एल्यूमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड Al2O3 और गैलियम Ga2O3 आर एम्फोटेरिक इन नेचर. ये देखो, ये भी एनसीईआरटी में, यानी Al2O3 एम्फोटेरिक इन नेचर का है, यानी C का 4. क्लियर. Cl2O7 एसिडिक है, ये कहां लिखा है? ये अब आप समझ रहे हैं कि Cl2O7, क्लोरीन तो हमने पढ़ रखा है 12th क्लास की एनसीईआरटी में पार्ट 1 में 17 ग्रुप में, बट पूरा 17 ग्रुप पढ़ डालो, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ Cl2O7 एसिडिक है. कहां लिखा? एनसीईआरटी में लिखा है. 11th क्लास एनसीईआरटी, 11th क्लास एनसीईआरटी पार्ट 1 पीरियोडिक टेबल में ये लिखा हुआ. ये पीरियोडिक टेबल की लाइन है, पढ़ लीजिएगा आप. ये देखिए लिखा है ना, द एलिमेंट ऑन एक्सट्रीम राइट इज द मोस्ट एसिडिक एग्जाम्पल Cl2O7. ये देखो आप, जो आप छोड़ोगे वहीं से एनटीए क्वेश्चन उठाएगा. तो कसम खा लो कुछ नहीं छोड़ना, एनसीईआरटी की समरी तक नहीं छोड़नी है. इनटेक्स्ट प्रॉब्लम जरूर करनी है. 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया इनटेक्स्ट से पूछे गए, जो उसका आंसर है वही माना जा रहा है. समझ में आ गया? ये कहां है? 11th क्लास एनसीईआरटी पीरियोडिक टेबल पार्ट 1 में है. तो वहां ये लाइन दी है कि Cl2O7 एसिडिक है. आंसर तो आपको पता, 1 आप मिला लो, आंसर तो आपको पता है. बट कहां एनसीईआरटी में दिया है? चारों ऑप्शन ही एनसीईआरटी से बिलोंग करें, स्पेशली वो जहां पर कोई इंफॉर्मेशन, जहां पे कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो पक्का एनसीईआरटी से होगा. एग्जाम्पल क्या एनसीईआरटी के बाहर पढ़ने? कभी नहीं पढ़ना. केवल एनसीईआरटी में जो दिया उन्हीं को पढ़ना है. लेकिन बार बार पढ़ो, डीपली पढ़ो, समझ के पढ़ो, रटो नहीं. रटोगे तो फंस जाओगे. क्लियर. आगे देखिए 171 क्वेश्चन. ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन, आप सब जानते हैं. कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये 4 दिया हुआ है. ये एनसीईआरटी क्लास 12th पार्ट 1 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता रखी है. आंसर तो सबको समझ में आ रहा है कि HCN से देखो, HCN ये रहा, से स्ट्रॉन्ग फील्ड F- ये रहा, उससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सिलेट आयन C2O4, और यहां पे Cl- सबसे देखो एनसीईआरटी में ही पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है. क्लियर. समझ में आया ना एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस. और देखिए क्वेश्चन नंबर 173 बोलता है कि यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव 0 डाइपोल मोमेंट, यानी म्यू की वैल्यू 0. अब देखो ये कॉन्सेप्ट है, कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, और आपको केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट 0 होता है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है. ये सारी बातें आपको समझाई गई थी. तो यहाँ पे ये बात आपको बताना है कि जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी से ही हैं. आपने पढ़ रखा BF3, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्गेनिक में पढ़ा आपने. कोई भी आप चारों एग्जाम्पल उठा के देखो, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, ये सब एनसीईआरटी का है. यानी जो एनसीईआरटी के बाहर के एग्जाम्पल की भी आप प्रैक्टिस करके टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, बिल्कुल मत करिए. क्योंकि आप फोकस रहे, हाँ आप सीख रहे हैं. अगर आप 11th में तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जरूर करिए, ये मैं बोलूंगा. लेकिन अगर आप 11th 12 पास हो चुके हैं, टारगेट के बाद अचीवर में है, एकदम जहां पे 5 से 10 नंबर की आपकी मतलब इधर या उधर रुक गया, उनके लिए स्पेशली मैं बात बता रहा हूं कि वो उनको आता तो है ही है. उन्होंने किया क्या? उन्होंने इतने सारे एग्जाम्पल आउट ऑफ एनसीईआरटी कर डाले कि एनसीईआरटी पे फोकस नहीं हुए. उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो केवल एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल को देखें. ये सारे जो एनसीईआरटी में, हाँ ये मैं मानता हूं वो एक जगह तो नहीं होंगे, इसलिए उनको दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन ये मैं दिखा रहा हूं जो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास की एनसीईआरटी में डाइपोल मोमेंट का चैप्टर है, मतलब डाइपोल मोमेंट का टॉपिक है. और यहाँ पे सारा फार्मूला सब दिया हुआ है. ये देखो H2O दिया हुआ है, BF2 दिया हुआ है ना, BF3 दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ वहां पर. जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी से हैं. यानी एनसीईआरटी के बाहर की प्रैक्टिस नहीं करनी. बट जो भी ये वीडियो 11th क्लास के बच्चे देख रहे हैं, तो 11th क्लास वाले
थोड़ी ज्यादा मेहनत करें। क्यों? रीजन क्या है 11th और 12th वालों के लिए कि भाई वो अगर वो करेंगे ही थोड़ा सा तो सीखेंगे कहां पर, उनको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तब वो मैच्योर होंगे। लेकिन जो 11th 12th ये पास हो चुके हैं, टारगेट में के बाद अचीवर में भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एकदम स्पेशल और स्पेशल ये बात बतानी कि आप एनसीईआरटी से 0.001% भी डाइवर्ट मत होइए। एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल पर फोकस करिए। सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के आंसर तो पता है, थर्ड होगा, क्योंकि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अगर आप देखोगे BF3 ये देखो डाइपुलमेंट 0 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा बेरिलियम डाइफ्लोराइड BF2 ये देखो दिया हुआ है डाइपुलमेंट 0। और थर्ड क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपको मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा? 14 ग्रुप में मिल जाएगा 11th क्लास के एनसीईआरटी में। C डबल बॉन्ड O डाइपोलमेंट 0, ठीक। उसके बाद 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, पता आपको, ये ऑर्गेनिक वाले में भी मिल जाएगा आपको, इसका भी डाइपोलमेंट 0। तो सर केवल थर्ड वाला ही एनसीईआरटी में दिया? नहीं भैया, फर्स्ट वाले ऑप्शन में, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है जितने भी है ये सब एनसीईआरटी के हैं। सेकंड ऑप्शन में जितने भी एग्जांपल है वो सब एनसीईआरटी में। फोर्थ वाले में भी जितने वो सब एनसीईआरटी में है। यानी एनसीईआरटी से बाहर सोचो नहीं, ठीक है। बट 11th वाले इतने खुश ना हो, 11th वाले खूब प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए सब चीजें आसान लगने लगेगी। क्योंकि अभी तो आप लर्निंग फेज में है ना, और लर्निंग फेज में ही अगर आप एकदम अपने आप को बस कहेंगे ना हम इतना ही पढ़ेंगे तो नॉलेज और इतनी आएगी। 100% पढ़ोगे 10% की नॉलेज आती, ये बात समझ लो। और मैं बोल क्या रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़नी है, आपका वो सिलेबस है। एनसीईआरटी के बाहर जो दिया उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, बट एनसीईआरटी में जो दिया वो पढ़ना, जो और एग्जाम्पल दिए उन्हें खूब याद भी कर डालना, समझ भी लेना है, और समझ समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है। ये है अल्टीमेटली बात, ठीक। नेक्स्ट आइए 174 क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन जो है सब लोग बोले थे कहां कहां है। देखो, HCl was passed through a solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl, which of the following compound crystallizes? वैसे तो क्रिस्टल की बात करा, आपको कॉन्सेप्ट में बता दूं, जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है वो क्रिस्टल होता है, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है वो क्रिस्टल से एक्वस फॉर्म में आ जाता है। बट ये क्वेश्चन आप हाइड्रेशन एनर्जी से चेक करेंगे, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं रह पाएंगे, तो जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी वही तो क्रिस्टल के फॉर्म में रह पाएंगे। समझ में आ रहा है? अब आपको देखना क्या है कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम है। तो किसकी सबसे कम है? हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये कॉन्सेप्ट लगेगा और आंसर NaCl होगा। बट ये बात एनसीईआरटी में कहां लिखी है? देखो, क्लास 11th पार्ट 2 केमिस्ट्री एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी का पार्ट 2 केमिस्ट्री, सोडियम क्लोराइड एस ब्लॉक में सोडियम क्लोराइड वाला देखो सब कुछ लिखा है इन्होंने, पूरी बात लिखी। इट इज इन क्या लिखा है? ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया कॉमन salt is generally obtained by evaporation of seawater. Approximately 50 lakh tons of salt are produced annually in India by solar evaporation. अब आगे जरा देखो ये पॉइंट, ये रहा, यहां पे देखो जरा पढ़ो। कंटेन्स सोडियम सल्फेट, कैल्शियम, सोडियम सल्फेट आपको नहीं दिया, कैल्शियम सल्फेट नहीं दिया। देखिए, कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 एज इम्प्योरिटीज, उसके अंदर ब्राइन जो होता है एक्वस NaCl, उसके अंदर इसकी इम्प्योरिटीज होती है। इम्प्योरिटीज होती है, इसका मतलब वाटर में सॉल्युबल होगा। अब वाटर में सॉल्युबल होगा तो ऑब्वियस है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में नहीं रह पाएगा। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 आर इम्प्योरिटीज बिकॉज दे आर डेलिक्वेशन, यानी एब्जॉर्ब मॉइस्चर इजिली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या क्रिस्टल के फॉर्म में रहेंगे? नहीं रहेंगे, उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, बल्कि वो हाइड्रेट होने लगेंगे, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक करने लगेगा, ठीक। टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड द क्रूड सॉल्ट इज डिसॉल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। क्यों मिनिमम? क्योंकि देखो, जो CaCl2 होगा और MgCl2 होगा, ये तो एटमॉस्फेयर में ही जो वाटर वेपर प्रेजेंट होगी उसी से ये डेलिक्वेशन हो जाएंगे, यानी वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे। और अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट पानी का पास कर दोगे तो NaCl भी हाइड्रेट होने लगेगा। NaCl इनके कंपैरिजन में कम हाइड्रेट होगा, क्यों? चार्ज कम है, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो यहां पे ये बात लिखी है कि CaCl2 एंड MgCl2 आर डेलिक्वेशन मतलब एब्जॉर्ब मॉइस्चर इजिली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू ऑब्टेन
pure sodium chloride, the crude salt is dissolved in minimum amount of water and filtered to remove insoluble impurities. insoluble कौन होगा? NaCl insoluble होगा। क्यों? क्योंकि आपने पानी बहुत कम वहां पर पास कर रखा है और CaCl2 और MgCl2 आसानी से हाइड्रेट होगा क्योंकि वो ज्यादा डेलिक्वेशेंट है। उसका रीजन है कि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। यानी यहां पर ये बात लिख रहा है। आगे देखो, द सोल्यूशन इज देन सैचुरेटेड विद द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये देखो लिखा है ना, HCl was passed through and the solution is saturated with hydrogen chloride gas. Crystals of pure sodium chloride separate out. Crystals of pure sodium chloride सेपरेट आउट। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम क्लोराइड ही क्रिस्टलाइजेस होगा। ये बात कहां लिखी है? एनसीईआरटी पार्ट 2 क्लास 11 में आप देखो जरा NaCl वाला टॉपिक, उसमें ये लाइन पूरी लिखी हुई है। जिसको आप कहते हो मैं तो पता है NaCl तो आता है, छोड़ देते हो, वहीं से ये क्वेश्चन उठा करके आपके सामने उन्होंने रख दिया। तो समझ में आ रहा आपको? आगे देखिए 175 क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए फर्स्ट लेते हैं, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। देखिए क्या लिखा हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल एक्ट एज अ डोनर, एकदम सही है, पढ़ भी रखा आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, एंड रिएक्ट्स विद सर्टेन मेटल व्हेन हीटेड टू फॉर्म मेटल कार्बोनिल। क्लियर? द हाईली पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड arises because of its ability to form complex with hemoglobin। यानी हीमोग्लोबिन के साथ क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन ही ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अब जरा यहां पे पढ़ो, बोलता है नॉट करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। सही बात है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर लेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बना लेगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कम कर पाएगा ब्लड में। तो सही है स्टेटमेंट। सेकंड क्या बोलता है? द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन बाउंड टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जरा लाइन पढ़ो, यहां पे क्या था कि कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन, यानी कि कार्बोनिल ने हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लिया, जिसको आप क्या बोलोगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोल रहे हो। ठीक? which is about 300 times more stable than the oxygen hemoglobin complex। यानी अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स है और कार्बोनिल यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स है, जिसको आप कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कह रहे हो, इट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया ना, और रॉन्ग ही पूछा था आपसे, नॉट करेक्ट, क्योंकि उसने कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को लेस स्टेबल बता दिया। जबकि कौन लेस स्टेबल होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेस स्टेबल होगा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो 300 टाइम्स ज्यादा स्टेबल है। ठीक, नेक्स्ट, तो यहीं पर आपको सादा मिल गया। नेक्स्ट बोलता है इट प्रोड्यूसेस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। इन कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन आप जरा देखो कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इन लिमिटेड। तो लिमिटेड का मतलब ही हुआ इनकम्प्लीट कंबशन। तो लिमिटेड सप्लाई से ही बनता है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्लियर? और वहां नॉट करेक्ट पूछा था, तो आंसर थर्ड तो होगा नहीं। वैसे तो आंसर तो कन्फर्म है कि सेकेंड ही होगा, बट और भी देख लो, एनसीईआरटी में सारे स्टेटमेंट, सारे ऑप्शन ही एनसीईआरटी से उठाए गए। फोर्थ बोलता है इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सही बात है, लिखा तो है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। तो आपके सामने, तो ये था नीट 2020 का जो भी क्वेश्चन अभी आपका हुआ था, उसके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिटेल सोल्यूशन। और डिटेल वैसा सोल्यूशन नहीं, एनसीईआरटी में वो लाइन कहां दी गई है वो मैंने आपको दिखाया, और इससे मैं इस लेक्चर के थ्रू ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो 11th और 12th क्लास के बच्चे हैं, उनका जो सिलेबस है, उनका जो कंटेंट है, वो ओनली एनसीईआरटी होना चाहिए, बट वो प्रैक्टिस करें खुद क्वेश्चंस की, उनमें मनाही नहीं है। लेकिन जो 12th पास बच्चे हैं, जिन्होंने 1-2 बार नीट दे दिया और किसी भी रीजन से नहीं हो पाए, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, या कोई भी रीजन है, उनके लिए स्पेशल ये इंफॉर्मेशन है और सजेशन है कि वो केवल एनसीईआरटी पढ़े, डीपली पढ़े,
एग्जाम्पल तक भी आप एनसीईआरटी से पढ़े। आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें कि वो दूसरा बच्चा हो सकता है उससे आपसे ज्यादा नंबर आए हो और लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन ना हुआ हो और वो एनसीईआरटी के बाहर भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। आप ना करें, क्योंकि मैंने आपको यही चीज यहां पे दिखाने की कोशिश करी है कि एग्जाम्पल तक एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। तो इस पूरे लेक्चर में और पूरे वीडियो में मैंने एक ही बात आपको बताने की कोशिश करी है कि जो आपका कंफ्यूजन होता था कि सर हम ये भी एग्जाम्पल पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, सर ये आपने नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी में नहीं दिया, बाहर का क्वेश्चन आया, करें कि ना करें। तो पूरी बात आपको समझ में आ गई। नहीं करना ऐसे क्वेश्चंस को, बट 11th और 12th वाले प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि वो जितना प्रैक्टिस करेंगे उनकी मेमोरी उतनी शार्प होगी और उतनी उनको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिले, क्योंकि आप लर्निंग फेज में हैं। तो लर्निंग फेज वालों को तो मेहनत करनी पड़ेगी, बट जो एकदम उनको सब कुछ पता है, सारी चीजें रटी पड़ी हैं, सब कुछ समझ में आ गया, उनके लिए एकदम स्पेशल सजेशन है कि उनको क्या करना है, वो एकदम आपको क्लियर हो गया। तो बस आज के लिए बस इतना ही। और हम लोग ये विश, पूरा गोल फैमिली, गोल इंस्टीट्यूट ये विश करता है कि जिन बच्चों का किसी भी रीजन से 2 नंबर 4 नंबर कट ऑफ से रह गए हैं या नहीं हो पाए या बहुत दूर है, उनके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका नीट 2021 में पक्का बहुत अच्छी तरह उनका सिलेक्शन हो और जो यहाँ से गाइडलाइंस दी जा रही है उनको वो फॉलो करें। यहाँ जो भी सर या डायरेक्टर सर या एमडी सर, जो भी अनंजय सर जो भी आपको बात बता रहे हैं वो एकदम एक्सपीरियंस बेस पर बता रहे हैं, उन्हें आप पूरी तरह से फॉलो करिए। आपको जरूर नीट 2021 में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।